चलिए, बस हम क्या करते हैं, लाइन का एक सीधा लाइन का इक्वेशन की जगह लॉजिट फंक्शन यूज करते हैं। लॉजिट फंक्शन क्या है, एक एस शेप की एक लाइन है। इस एस शेप की लाइन को सिग्मॉयड भी बोलते हैं दोस्तों, सिग्मॉयड इसका जेनेरिक नेम है। ठीक है, और हम लोग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के टर्म में इसको एक ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, लॉगिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। तो लॉगिस्टिक रिग्रेशन क्या है, एक लाइन है एस एस शेप की, जो कि थोड़ी ट्रांसफॉर्म की गई है, वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई, यानी ई की पावर माइनस वाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वैल्यूज तो वो रियल वैल्यूज ही देगा, 2 4 5 6, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एस शेप इस लाइन में, ये देखिए ये एस शेप लाइन है। ठीक है, इसके ठीक बीचों बीच 0.5 को हम लोगों ने डिवाइडिंग पॉइंट बनाया, क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व है, और लाइन के इस तरफ हम एक कैटेगरी बता रहे हैं, लाइन के इस तरफ एक कैटेगरी बताते हैं। तो इस तरीके के रियल वैल्यूज को हमने स्प्लिट कर दिया इफ एल्स कॉन्सेप्ट से। 0.5 के ऊपर और 0.5 के नीचे दो कैटेगरीज बना दी, और ये हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैटेगरीज में रिजल्ट देने लग गया। क्या, गुड, बैड, फ्रॉड, नॉट फ्रॉड इत्यादि। अब आप पूछेंगे कि ये तो हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का तात्पर्य है यानी दो दो में, गुड बैड। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे होगा, है ना, मल्टी क्लास कैसे होगा, यानी कि गुड, बैड और कैन नॉट से इत्यादि। या फिर बहुत सारे पेपर के फिजिक्स, किसी के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये टारगेट कॉलम में है, तो बहुत सारे कॉलम हो गए। तो देखिए, इसको बोलते हैं OVR, यानी वन वर्सेस रेस्ट। यानी प्रोबेबिलिटी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गुड, बैड और कांट से की। तो 3 हो गया। तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, पहले कैसा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड। अगर दो कैटेगरी होती तो दोस्तों, दो कैटेगरी है ना, अगर 3 कैटेगरी है तो क्या है, वन वर्सेस रेस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, मतलब 2 से ज्यादा के लिए ये लीगल होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गुड। नॉट गुड क्या है, जो गुड नहीं है, यानी बैड और कैन नॉट से है ना। तो हो गया वन वर्सेस रेस्ट, वन वर्सेस रेस्ट, वन वर्सेस रेस्ट। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बैड, यानी जो बैड नहीं है यानी गुड, और कैन नॉट से की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। इसको बोलते हैं OVR, वन वर्सेस रेस्ट। इस तरीके से हम इस सिग्मॉयड फंक्शन को हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब ये फंक्शन देखिए, जो हमने बनाया एस शेप है, इसको सिग्मॉयड बोलते हैं, जेनरिक नेम है। मशीन लर्निंग में इसे लॉगिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। और दोस्तों, डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क में जब हम करेंगे तो इसको फिर से सिग्मॉयड बोलते हैं। और दोस्तों, डीप लर्निंग में सिग्मार्ड बोलते हैं तब जब बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी गुड बैड, कैंसर नॉट कैंसर, या मल्टी क्लास के लिए डीप लर्निंग में इसे यूज करते हैं, सेम फंक्शन को इसी तरीके से, वन वर्सेस रेस्ट। तो ये कहलाता है सॉफ्ट मैक्स। नाम देखिए बदल गया, लॉगिस्टिक रिग्रेशन का जेनरिक नेम है सिग्मॉयड, क्योंकि एस शेप होता है। मशीन लर्निंग में इसे बोलते हैं लॉगिस्टिक रिग्रेशन। डीप लर्निंग में, और यहां पे ये बाइनरी एंड मल्टी क्लास, आपको बताना नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। डीप लर्निंग में दोस्तों इसे बोलते हैं, बाइनरी के लिए यानी गुड और बैड दो क्लासेस हो जब, तो इसको बोलते हैं सिग्मॉयड। और मल्टी क्लास के लिए डीप लर्निंग में सेम को बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, ये नाम है, सेम चीज है, नाम अलग अलग है। तो सॉरी,
तो हम लोगों ने देखिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं p अपान 1 माइनस पी, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, हालांकि टाइपिंग की कुछ मिस्टेक है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। बस ये है कि मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सिग्मॉइड फंक्शन में जो मैंने बताया 0.5 एक कैटेगरी, 0.5 से ज्यादा दूसरी कैटेगरी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जो डेटा प्रिपरेशन है दोस्तों, दैट इज द सेम एज फॉर लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि वास्तव में तो ये एक रिग्रेशन ही है ना, तो सेम वही होगा जो आपका लीनियर रिग्रेशन में होता है, यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नो मल्टीकोलिनियरिटी, नो हेटेरोस्कीडास्टिसिटी, डेटा शुड बी आईआईडी, एरर शुड बी नॉर्मल एंड random, normally distributed random, remove correlated, remove noise, any outlier, binary output variable not necessary, fit fail to converge। ठीक है, अब ये देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मेरे पास मैंने एक दोस्तों एक अपने मन से एक फेक डेटा जनरेट किया है। ठीक है, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। डेटा दो कॉलम है, समझिए सैलरी और एज जो बता रहा था, दो कॉलम x1 और x2, ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, और एक्चुअल टारगेट कॉलम देखिए हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ये मेरा सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में टारगेट कॉलम में देखिए दो कैटेगरीज दिख रही है, इसका मतलब ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो मैं क्लासिफिकेशन का एक सबसे फेमस एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो यूज करूंगा। मैंने डेटा को बस प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेम दो क्लास है, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस, ये माइनस आउटपुट यानी ई रेज टू द पावर माइनस वाई है। ठीक है, लिखने में थोड़ी इश्यूज है। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, 1/1 प्लस लॉजिट फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस वाई। अब वाई क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, यही तो है। तो पहली बार में स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मैंने क्या किया, बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 को 0 0 ले लिया, 0 0 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो मेरा प्रेडिक्शन आ गया 0.5। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट रो के लिए, वही डब्ल्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस नीटा डेल्टा सी। तो देखिए अभी नेक्स्ट रो के लिए बीटा नॉट, अभी करंट बीटा नॉट प्लस एक लर्निंग रेट ले लिया मैंने 0.3। ठीक है, और डेल्टा सी यानी डिफरेंस, यानी एक्चुअल कितना था 0, मैंने 0 प्रिडिक्ट की, पहला वाला रो का एक्चुअल वैल्यू 0 थी वाई की। ठीक है, तो हमारी ये हमने एक्चुअल वैल्यू y थी, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक्चुअल वैल्यू y थी 0, और मैंने प्रिडिक्ट किया 0.5, ये कोलन पे मत जाइएगा 0.5 है। ठीक है, ये मैंने नीटा डेल्टा सी यानी कॉस्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स एरर, ये जी माइनस 0.5, तो हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर 0.5 से, और डब्ल्यू टी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये एरर नहीं का, ये हम लोग वेट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बीटा नॉट प्लस 0.3 इंटू x1, ये बीटा नॉट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, प्लस x1, नहीं नहीं ये वही है, लेकिन ये लिखने में, ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, ये एक बार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जो पुराना पद्धति है उसी को याद रखिए, ये शायद ये कुछ गड़बड़ी है कैलकुलेशन में, लेकिन स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वही है, बीटा नॉट माइनस लर्निंग रेट डेल्टा सी इंटू एक्स की वैल्यू। तो पहली बार बीटा नॉट में एक्स की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और दूसरी बार में 2.6 जो वैल्यू है बीटा 1 के साथ, जो x1 की वैल्यू है, बीटा 2 के साथ जो x2 की वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई होगी डब्ल्यू टी माइनस नीटा डेल्टा सी के साथ, तो नया आ जाएगा
सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। रिपीट करते 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 एक ऐसा मुकाम आएगा जहां पे कॉफिशिएंट सैचुरेट करने लग जाएंगे, तो वहां पे हम रुक जाएंगे और वो हमारे बेस्ट कॉफिशिएंट कहलाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग 20 बार कर रहे हैं। टोटल डेटा सेट 10 है, तो उसको हम लोग टोटल 10 इपोक रन कर रहे हैं, तो 10 इपोक रन का ये कुछ एक्यूरेसी। ये देखिए छठे छठे इपोक में ही हमें एक्यूरिया मिल गया और ये सैचुरेट हो गया। तो हमारे लिए क्या है, देखिए एक चीज ये भी डिसाइड होती है कि 6 इपोक में ही रिजल्ट मिल गए, हम 10 बार रन किए, तो यानी 6 इपोक इज एनफ, 6 इपोक बहुत है ट्रेन करने के लिए। हम लोगों ने ये कॉफिशिएंट सेलेक्ट कर लिए। अब इससे हम लोगों ने प्रिडिक्शन कर ली। अब देखिए प्रिडिक्शन की तो देखिए रियल वैल्यूज है 0.29 0.47 इसको। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको दो कैटेगरीज में बांट देंगे, 0.5 से ग्रेटर और 0.5 से स्मॉलर। तो अब देखिए 0.5 से, ये देखिए शुरू वाले 5 मैंने इजी बनाया था ताकि आप कंपेयर करो आसानी से। तो ये देखो 1 2 3 4 5 शुरू के 0.5 से कम है ना, तो ये जीरो वाली कैटेगरी हो गई। ये 0.5 से ज्यादा है, तो ये 0.5 से ज्यादा है, तो ये दूसरी कैटेगरी 111। अगर हम मैच करें इसको, तो देखिए शुरू का ये 0 0, ये लास्ट का 1 1, एग्जैक्ट मैचिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 और 1 में एनकोड कर देंगे। देखिए हम लोगों ने इसको प्रिडिक्शन को 0.5 से कम और ज्यादा में, 0.5 से जो कम था उसको 0, 0.5 से ज्यादा उसको 1 कोड कर दिया। अभी हमारा 0 और 1 हो गया। अब हम चलिए इसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करें, तो एक्चुअल वैल्यू से ये भी सही प्रिडिक्ट है, ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। यानी टोटल कितनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 10। टोटल करेक्ट प्रिडिक्शन क्या है, 10। तो 10/10 मतलब 100%। तो यहां पे हमें 100% एक्यूरेसी मिल रही है। ये है हमारा तरीका एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी इज इक्वल टू करेक्ट प्रिडिक्शन बाय टोटल प्रिडिक्शन इनटू 100। तो ये है हम लोग का कैलकुलेट करने का तरीका। दोस्तों हमारा ये भी खत्म हो गया, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में पढ़ाता हूं, लेकिन लोग लोग अब कहीं यूज बहुत कम यूज करते हैं, तो इसको रहने देते हैं अभी। हम्म अब आ जाते हैं सीधे नॉन लीनियर एल्गोरिदम पे। तो आई वाज थिंकिंग कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी सर। हाँ, तो 11:45 हो रहा है, तो हम लोग 12 बजे मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है, ओके प्रियमदा, 12 बजे मिलते हैं हम।
हेलो, हेलो, हाँ गौरव आ गए? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये देखिए, रिग्रेशन बेस लाइन को फिट कर रहे हैं, है ना, लाइन को फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम था। अब देखिए आते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, यानी डिसीजन ट्री। अब देखिए डिसीजन ट्री के बारे में समझते हैं। हमको लगता है कि मैक्सिमम अगले क्लास के मध्य तक, अगले सैटरडे के मिड तक अल्गोरिदम्स खत्म हो जाएंगे और हम लोग प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे मशीन लर्निंग के, है ना। जी। अब देखिए डिसीजन, ये कार्ट जो डिसीजन ट्री है, इसी का नया नाम है कार्ट, यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। क्योंकि ये एल्गोरिदम जो है क्लासिफिकेशंस के लिए भी यूज हो रहा है और रिग्रेशन के लिए भी यूज हो रहा है। और ट्री में क्या होता है, जैसे कि पेड़ में एक तना होता है और इसकी ब्रांचेज है। तो ब्रांचेज क्या है, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही। तो इसी तरह की कुछ टेक्निक इसमें लगाई जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट होता है। मसलन कि अगर मेरे पास एक कॉलम है हाइट का और एक कॉलम है जेंडर का, 4.2, 4.3 एंड सो ऑन, और जेंडर है मेल फीमेल एंड सो ऑन। और मेरा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता करना है कि बिल्ड ए मॉडल, आप एक मॉडल बनाइए दैट कैन प्रिडिक्ट जेंडर ऑफ ए पर्सन, gender gender of a person whose height is given, मतलब उसकी हाइट बता दी जाए तो आप उसका जेंडर बता दीजिए। ठीक है, ये बिजनेस प्रॉब्लम है। यानी हमें क्या बताना है दोस्तों, जेंडर, यानी जेंडर मेरा बन गया टारगेट कॉलम। तो देखे जेंडर है क्या, हाँ जेंडर है, तो ये बन गया टारगेट ऑफ ए पर्सन हुज हाइट इज गिवन। किसकी बेसिस पे बताना है, उसकी हाइट की बेसिस पे। तो उसका हाइट क्या हो गया दोस्तों, इनपुट हो गया। अब हम इस इनपुट और आउटपुट की बेसिस पे दोनों चीजें हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है। अब इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, है ना, जो अभी हम लोगों ने किया, एक्सेप्ट कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी टेक्निक्स, नॉन लीनियर टेक्निक्स इन्हें बोला गया है। नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि दोस्तों ये नॉन पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक का मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, यानी कोई इनका फार्मूला नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने डिलिबरेटली एक टेक्निक डेवलप की है ना। तो चलिए बिजनेस प्रॉब्लम था जेंडर, उसको हाइट की बेसिस पे ये दोनों चीजें दी हुई है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों ये डिसीजन ट्री है, इसमें इसका सब कुछ सारा दारो मदार बेस्ट स्प्लिट पॉइंट है। हमें बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनना है दोस्तों। यानी कि ये जो हाइट वाला कॉलम है 4.2, 4.3, 4.5 एंड सो ऑन, मेल फीमेल, यानी एक ऐसा स्प्लिट पॉइंट, यानी वो हाइट का पॉइंट है, डेटा का पीस यानी 4.8, ऐसा स्प्लिट पॉइंट कि इससे ग्रेटर, यानी इफ हाइट is greater than 4.8, then print male, else print female। यही है डिसीजन ट्री दोस्तों। बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन लिया, यानी एक हमने, अब देखिए इफ एल्स ये क्या है, आप अपने से बताते हो स्प्लिट पॉइंट की इस पॉइंट से ज्यादा वाले मेल होंगे और इस पॉइंट से ज्यादा कम वाले फीमेल होंगे। लेकिन दोस्तों वो पॉइंट कैसे चुना जाए,
कि किस पॉइंट से ज्यादा वाले, है ना, मेल होंगे और किस पॉइंट से कम वाले फीमेल होंगे। ये टारगेट कॉलम है, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, यानी एक्चुअल टारगेट भी दिया है, इनपुट भी है, कैसे ये बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुना जाए, है ना। तो यही चीज चुनता है डिसीजन ट्री। अब देखिए कैसे चुनता है, इसका तरीका क्या है। ये क्या करता है, सबसे पहले पहला डेटा पॉइंट उठाएगा, इफ हाइट ग्रेटर देन 4.2 देन मेल एल्स फीमेल। अब देखिए इसको कोड कैसे बनेगा, फॉर आई इन हाइट, हाइट वाले कॉलम से एक एक वैल्यू आ रही है, इसके अंदर क्या किया, इफ आई में आई पहली हाइट, इफ हाइट इज ग्रेटर देन आई देन प्रिंट मेल एल्स प्रिंट फीमेल। ठीक है, ये मेरा पूरा डिसीजन ट्री का बन गया। अब दोस्तों क्या हो, पहली आई 4.2, 4.2 से ज्यादा वाले मेल है, उससे कम वाले फीमेल है, हमने लिख लिया पहला रिजल्ट। और इस रिजल्ट को हमने एक्चुअल वैल्यूज भी तो दी हैं गौरव, आप देख रहे हैं, इससे कंपेयर कर ली। और हमने क्या किया, हाँ हमने एक्चुअल वैल्यूज है उससे कंपेयर कर लेंगे ना। तो हमको पहले वाले रिजल्ट के लिए, पहली हाइट के लिए हमें एक्यूरेसी मिल गई, मान लीजिए एक्यूरेसी आ गई 30%। अब क्या होगा, दूसरी वाली हाइट पास की, ग्रेटर देन 4.3 देन मेल एल्स फीमेल। इसके लिए भी हम लोगों ने एक्यूरेसी कैलकुलेट की, एक्यूरेसी आ गई मान लीजिए 40%। फिर ये गया, इसी तरह हर के लिए, हर डेटा के लिए हम एक्यूरेसी कर लेंगे और इसमें से देखेंगे कि हाईएस्ट एक्यूरेसी क्या है। मान लीजिए यहां बीच में आ गई 98%, तो हम लोग देखेंगे कि किस हाइट के लिए आई, आई 4.8 के लिए मान लीजिए। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, 4.8 इज बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, कि इससे ज्यादा वाले मेल है, इससे कम वाले फीमेल है। ये हमारा तरीका है डिसीजन ट्री का दोस्तों। और इस तरीके से डिसीजन ट्री ये चुन लेता है, और उससे बड़ा वाला फीमेल, उससे बड़ा छोटा वाला फीमेल कहलाया, और उससे ज्यादा हाइट वाले मेल, और हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बन गया। ठीक है, ये मूल कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। अब फिर से शुरू करते हैं इस बात को। पहली डिसीजन ट्री जिसे हम कार्ट कहते हैं आधुनिक भाषा में, इसके लिए डेटा प्रिपरेशन। तो दोस्तों पहली चीज याद रखिए, डिसीजन ट्री नीड्स नो डेटा प्रिपरेशन, इसको कोई डेटा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। डेटा को एज इट इज फीड कीजिए, कोई डेटा का ना इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देखना है, ना किसी के साथ इसका कोई कैलकुलेशन देखना है कुछ नहीं देखना है, ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं देखना, कुछ नहीं, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, रैंडम, कुछ नहीं चेक करना है। उठाइए और बस अपना मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कीजिए। गौरव मैं अब देखिए, मैं मोस्ट सिंपलेस्ट वे में जितना हो सकता उतना बता रहा हूं, कोर की बातें, यही चीजें मशीन लर्निंग की बुक जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, इतना टिपिकल बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि लोग छोड़ देते हैं मशीन लर्निंग पढ़ना, इतना ज्यादा मैथमेटिकल कर देंगे, जैसे रिसर्च पेपर का कलेक्शन कर देंगे। ये सिंपलेस्ट बनाए, एक्चुअल में यही होता है, इंटरव्यूज में यही बताना है। पहला पार्ट हो गया डेटा प्रिपरेशन, कोई डेटा प्रिपरेशन नहीं चाहिए। अब दूसरा पार्ट, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो चलिए वो हाइट और जेंडर वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंट है, हाइट ट्री के फॉर्म में, इफ स्प्लिट पॉइंट, ये स्प्लिट पॉइंट है, यानी हाइट ग्रेटर देन 4.8, तो ये क्या है, मेल हो गया, और लेस देन 4.8 तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब हो गया क्या, हमने तो डिवाइड कर दिया, तो हमारे इधर आए 10 मेल और 5 फीमेल, और इधर आ गए हमारे 8 फीमेल 3 मेल है। तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 10 मेल, यानी एक्यूरेसी क्योंकि 10 मेल डिवाइडेड बाई 15, 8
फीमेल, क्योंकि इधर फीमेल है तो 8 सही हुआ, 3 गलत प्रिडिक्शन हुआ, तो 8 बाई 8 9 10 1 11। तो ये हमारी एक्यूरेसी आ गई। और ये क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मेल, केवल मेल होने की कितनी एक्यूरेसी है, केवल फीमेल होने की कितनी एक्यूरेसी है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी को फर्दर यानी गलत होने की क्या चांसेस है, तो यानी 5 बाई 15 है ना, रॉन्ग प्रिडिक्शन। और यहां पे क्या हुआ, 3 बाई 11, ये हो गया रॉन्ग प्रिडिक्शन, ये हो गया करेक्ट फीमेल, रॉन्ग फीमेल, ये हो गया करेक्ट मेल, ये है रॉन्ग मेल। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। इनकी बेसिस पे ना चलो ना एक स्केलिंग का तरीका बना ले। अरे इस तरह कितनी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे कि हम कहां सही है कहां गलत है। चलो ना मेजरिंग स्केल बना ले हम लोग, नापने की एक पद्धति है ना। तो उससे हम नापेंगे और बता देंगे उस एक स्कोर से, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, लॉगिस्टिक रिग्रेशन में मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, या फिर रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है, लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर या रूट मीन स्क्वायर एरर होता है। ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट बताएंगे है? तो इसका जो मेजरमेंट का तरीका उसको बोलते हैं गिनी कॉफिशिएंट। और इस गिनी कॉफिशिएंट की बेसिस पे हम बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनते हैं, बशर्ते 1 2 3 4 4 पैरामीटर की बेसिस पे इन चारों का एक एग्रीगेट ले लें, है ना। तो आइए इसकी बेसिस पे एक गणना करने की एक स्केल बनाते हैं। ये देखिए, ये है फार्मूला, ये है गिनी कॉफिशिएंट 1 माइनस ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 का स्क्वायर प्लस ग्रुप 1 यानी एक ग्रुप, यानी देखिए इसको मैं लिखता हूं जरा वहां पे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सेकंड के लिए फॉर द सेक मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, रुकिए जरा, बस मैं इसको वापस लाता हूं, मैं देख के लिख पाऊंगा। कहाँ गया ये है, ठीक है। तो चलिए एक मेजरिंग स्केल बनाते हैं। चलिए अब इस मेजरिंग स्केल को मैं ऐसे बना रहा हूं दोस्तों, कर रहा हूं, बस एक सेकंड मैं लिख लूं जरा। चलो कि भैया बेस्ट स्प्लिट पॉइंट कैसे नापा जाए, उसका 4 आधार है। उस 4 आधार की बेसिस पे एक गणना करने की स्केल बना लेते हैं। तो चलिए इसका नाम है गिनी कॉफिशिएंट। इसका फार्मूला लिख लेता हूं मैं। ये है हमारा फार्मूला गिनी कॉफिशिएंट, जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी 1 1 का स्क्वायर प्लस जी 1 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1
डिवाइडेड बाई n, ठीक है, प्लस 1 सॉरी माइनस G21 का स्क्वायर प्लस G22 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Ng, सेकेंड ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट 2। ये देखिए ये है। अब चलिए हम अपने मेल फीमेल, है ना, सर एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे कि हाँ, आपने लिखा हुआ है G1, तो दूसरे हाँ, उसके जाना 5 बोर्ड पे दूसरे पे, हाँ, इसमें लिखा हुआ है G1 का स्केयर तो हो गया सर, G1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? वो अभी बता। देखिए अब इसको मैं अपना मेल फीमेल वाला जो मैंने बताया था, है ना, उसके हिसाब से लिखते हैं। 1 माइनस ग्रुप कौन सा, मेल, ठीक है। मेल का पहला मतलब एक्यूरेसी, ठीक है, का स्क्वायर, यानी मैं ग्रुप मेल वाले ग्रुप में कितने मेल आए उसकी एक्यूरेसी, प्लस मेल वाले ग्रुप में, ठीक है, राइट साइड वाले में, ये जो मेल वाले ग्रुप में एग्जैक्ट एक्यूरेसी कितनी आई और गलत होने की एक्यूरेसी कितनी आई। फीमेल में फीमेल होने की एक्यूरेसी, रॉन्ग होने की एक्यूरेसी, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2, चला गया ये, मेल में ही इसको ऐसे लिख देता हूं, मेल होने की एक्यूरेसी, और ग्रुप 2 में फीमेल, नॉट मेल होने की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी या रॉन्ग कहिए, ठीक है, का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम देखें कितना है, 10 प्लस 5 यानी 15, टोटल कितना है, 8 9 10 11, यानी 15 प्लस 11 टोटल, एन क्या है, एन मतलब टोटल, तो 10 5 11 15 और 8 9 10 11, तो हो गया 6 और ये हो गया 26, यानी इधर पे टोटल इस ग्रुप में कितने हैं, 15 है, और टोटल कितने हैं, 26, तो 15/26, ठीक है। ये मेल कितने, मेल वाले ग्रुप में टोटल और एक्चुअल पूरा डेटा कितना, प्लस 1 माइनस, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रटने से आएगा। फीमेल वाले ग्रुप में फीमेल की एक्यूरेसी का स्क्वायर, फीमेल वाले ग्रुप में नॉट, हाँ हाँ, हेलो, आवाज नहीं आई, नॉट फीमेल होने की एक्यूरेसी। अब यहां पे टोटल फीमेल वाले ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, 11, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 6। इससे हमारा निकलता है दोस्तों गिनी कोफिशिएंट। हाँ प्रियंवदा, आप कुछ कह रही थी क्या? नहीं, वो मेरा कॉल ड्रॉप हो जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे कनेक्ट कर लीजिए और कान में लगा के सुनिए। नहीं, अभी हो गया है ज्वाइन, दोबारा होगा तो देखोगे। ठीक है, तो ये हम डिसीजन ट्री कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से, आप शायद छूट गया होगा, शुरू से बता दूं डिसीजन ट्री। नहीं नहीं, शुरू से नहीं, बस लास्ट का एक दो जो बोला था वही। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री कैसे करते हैं, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनते हैं। सबसे पहली बात, ये एक दोस्तों सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, यानी कि इसमें एक्चुअल टारगेट कॉलम आपके पास है। तो हमारे पास टारगेट कॉलम यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम के हिसाब से जेंडर, हमें मेल और फीमेल बताना था, और इनपुट में क्या थी, हाइट, हाइट की बेसिस पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक पहली वाला डेटा लिए और इसको बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुना, और इससे ज्यादा जिसकी हाइट उसको मेल बोला, और इससे कम जिसकी हाइट उसको फीमेल बोला, और इसकी हम लोगों ने एक्यूरेसी देखी। एक्यूरेसी कैसे देखेंगे, हम लोगों ने इससे ज्यादा हाइट वाले को मेल प्रिडिक्ट किया, कम हाइट वाले को फीमेल, और एक्चुअल
ये एक्चुअल है ना, इससे कंपेयर किया और एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। इसी तरह दूसरी पीस ऑफ डेटा को बेस्ट स्प्लिट पॉइंट हुआ और कैलकुलेट कर दिया। इस तरह से हमको सबसे बेस्ट एक्यूरेसी जिसकी मिली, हमने उसको बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन लिया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मान लो कि मेल और फीमेल जो है, मेरा डेटा मान लो ऐसा होता ना कि मेल 70% डेटा होता और फीमेल 30% ही डेटा होता, टारगेट कॉलम में ही इम्बैलेंस होता, और मेल को मेरा मॉडल 70% पूरा प्रिडिक्ट कर रहा है और फीमेल को 30%, फीमेल को 20%। तो मेरा ऑन एवरेज कितना हो गया, करीब 77 या 78% एक्यूरेसी। मैं मान लो बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन लिया, पर वास्तव में फीमेल केवल 20% प्रिडिक्ट हो रही है, 80% तो नहीं प्रिडिक्ट हो रही है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा तरीका नहीं है किसी मॉडल को जज करने के लिए कि मेरा मॉडल बहुत अच्छा है। हमें टारगेट कॉलम के जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर का भी बैलेंस देखना होगा कि सबको सही सही प्रिडिक्ट करो भाई, कोई एक ही ग्रुप को मत प्रिडिक्ट करो, है ना। दूसरे वाले ग्रुप को भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉट कैंसर वाले को 100% प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कैंसर वाले को 50%, तो बड़ा गलत हो गया। क्योंकि नॉट कैंसर जिनको है उनका प्रिडिक्शन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पे नॉट कैंसर वाले को अगर हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि इसको कैंसर है, गलती कर दी तो कोई इशू नहीं, वो दवा खा लेगा, ज्यादा दवा खा लेगा, थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेगा। लेकिन कैंसर है, उसको गलत प्रिडिक्ट कर दिया कि कैंसर नहीं है, तो दवा नहीं खाएगा और 3 महीने में सिचुएशन एग्रीवेट हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। तो यह चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो ऐसा चलो ना, एक्यूरेसी की जगह बेस्ट स्प्लिट पॉइंट को चुनने का ना एक स्केल बनाते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट स्केल क्या थी कि देखिए मैंने क्या बताया, मेजरिंग स्केल गिनी कोएफिशिएंट बनाई। क्या गिनी कोएफिशिएंट बनाई, ये देखिए, ये देखिए हाइट की बेसिस पे हम चुन रहे हैं, ठीक है। हमने कहा हाइट ग्रेटर देन 4.2 तो मेल, एल्स फीमेल। अब मेल में जब हमने कहा फीमेल तो हम चलो एक्यूरेसी चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ 10 मेल आए और 5 फीमेल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो सारे के सारे मेल आने चाहिए थे ना, 5 तो गलत हो गए। तो चलो सही एक्यूरेसी क्या है, तो ये हो गई दोस्तों ग्रुप 1 की मेल होने की एक्यूरेसी का स्क्वायर, यानी 10/15। और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 10/15 का स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह ग्रुप 1 का दूसरा ग्रुप फीमेल होने की, यानी दूसरा ग्रुप दूसरे वाला कंडीशन, यानी नॉट मेल होने की क्या कंडीशन है का स्क्वायर, ये हो गया 5/15 का स्क्वायर। ये दो हो गए। अब इधर देखिए, यानी सही चुनना और गलत चुनना, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने। अब फीमेल में क्या था, 8 फीमेल इधर आई, हमने कंपेयर किया, 3 मेल आ गए। ये 3 तो गलती हो गई ना, तो चलिए देखते हैं 8/8 9 10 11, ये हो गया ग्रुप 2 का, यानी फीमेल होने की एक्यूरेसी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसी तरीके से ये वाला कि गलत कितना हुआ, तो ये हो गया ग्रुप 2 का नॉट फीमेल, यानी रॉन्ग प्रिडिक्शंस कितनी हुई का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/11 का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे टोटल कितने हैं, 10 + 15, तो एनजी कितना हो गया, 15। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन इज इक्वल टू 15 + 11 दैट इज 26। ये ग्रुप मेल हो गया। इसी तरह से एनजी ग्रुप फीमेल कितने हो गए, 11, 8 9 10 11 और एन 26। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने इस फार्मूले में रख दिया। देखिए इसी को मैंने 2 बार लिखा है, ये 1 और ये अपने मेथड के साथ। ग्रुप 1 के मेल की एक्यूरेसी का स्क्वायर, ग्रुप मेल के नॉट मेल होने यानी रॉन्ग प्रिडिक्शंस का स्क्वायर को हमने 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। 1 मतलब 100% करेक्ट प्रिडिक्शंस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ इस मेल जो थे इस ग्रुप के एलिमेंट, यानी ग्रुप 1 के 15 आए थे आइटम्स और 26 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे।
दोनों ग्रुप के मिला के। दूसरे ग्रुप का मैंने ऐड कर दिया, 1 माइनस फीमेल वाले ग्रुप की एक्यूरेसी, यानी कितनी फीमेल आई 8/11, प्लस कितनी नहीं फीमेल आई यानी रॉन्ग प्रिडिक्शंस का स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस कर दिया। इसमें टोटल एलिमेंट्स को समझिए, ये इससे कैलकुलेट होता है दोस्तों गिनी कॉफिशिएंट। अब गिनी कॉफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं उसी की बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि ये बेस्ट स्प्लिट पॉइंट है कि नहीं इस डिसीजन ट्री का। अब इसको जजमेंट का क्या तरीका है दोस्तों, देखिए गिनी कॉफिशिएंट में 0.5 वर्स्ट कंडीशन है। वर्स्ट कंडीशन की मतलब कि ना तो मेल को बता पा रहा ना फीमेल को बता पा रहा है, ये सही सही है ना। गिनी कॉफिशिएंट में 0 मतलब बेस्ट, जितना 0 के करीब होगा उतना बेस्ट है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, मुझे काफी दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया है। ये देखिए सिंपलिसिटी, सिंपल में ये फार्मूला है 1 माइनस ग्रुप 1 का स्क्वायर ग्रुप 2 का स्क्वायर। अब मैं इसको कैलकुलेट कहां कर रहा हूं, ये देखिए गिनी कॉफिशिएंट। देखिए गिनी कॉफिशिएंट मैंने ग्रुप 0 मतलब मेल समझ लीजिए, ग्रुप 1 मतलब फीमेल, दोनों में 10-10 आए, टोटल काउंट 10 है। क्लास 0 की एक्यूरेसी 0.5 है, इसकी 0.5 है, ठीक है। अगर हम फार्मूले में रखें तो गिनी कॉफिशिएंट होता 0.5, यानी इसमें भी 50% एरर है, इसमें भी 50% एरर है। देखिए एक में सही सिलेक्शन दूसरे का भी सही सिलेक्शन है, एक में रॉन्ग सिलेक्शन दूसरे का रॉन्ग सिलेक्शन है। तो एक में 50% एरर करोगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली दूसरे में 50% एरर हो जाएगी, क्योंकि 50% मेल को आपने फीमेल बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ 50% फीमेल को आपने मेल बता दिया, है ना। तो 0.5 वर्स्ट कंडीशन है। देखिए 19 क्लास जो ग्रुप 1 था 19 था और ये 1 था, टोटल काउंट इतना था, इसको 95% इसकी आई एक्यूरेसी, इसकी 0.5 0.095 गिनी कोफिशिएंट। हमारा गिनी कोफिशिएंट जो है सबसे बेस्ट जो है ये 0 का स्कोर मतलब बेस्ट है। चेक कर लेता हूं, हाँ गिनी कोफिशिएंट 0 इज द बेस्ट स्प्लिट पॉइंट। 0 मतलब बेस्ट स्प्लिट पॉइंट है। क्लास 0 में 20, क्लास 1 में 0, टोटल काउंट ये 100% यानी सारे मेल थे, ये कोई फीमेल नहीं था। 0 मतलब बेस्ट स्प्लिट पॉइंट है हमारा गिनी कॉफिशिएंट का, और 0.5 मतलब वर्स्ट कंडीशन है गिनी कॉफिशिएंट की। तो ये हमारा गिनी कॉफिशिएंट से मेजर करने का तरीका है, और डिसीजन ट्री में हम लोग गिनी कॉफिशिएंट से मेजर करते हैं। अब देखिए मैं आ गया था यहाँ पे तो फार्मूले पे गिनी कॉफिशिएंट से। अब देखिए गिनी कॉफिशिएंट हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब एक चीज आपको मजेदार बताता हूं, देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, बड़ी मजेदार चीज, एक ही फार्मूला है और उसको लोग नाम बदल बदल के अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये तो था गिनी कॉफिशिएंट, 0 मतलब बेस्ट यानी बेस्ट स्प्लिट हो रहा है, बेस्ट स्प्लिट हो रहा है। 0.5 मतलब वर्स्ट स्प्लिट, जितना 0 के करीब है उतना अच्छा है। अब देखिए इसी गिनी कॉफिशिएंट को ना जब हम राडार की कंडीशन में यूज करते हैं, दो कैटेगरीज के बीच में, दो कैटेगरीज बाइनरी क्लासिफिकेशन का ना, एक्यूरेसी एक्यूरेसी में बाइनरी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी मेजरमेंट करने का एक तरीका भी है, यही गिनी कॉफिशिएंट का मेथड यूज करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आरओसी एओसी कर्व, सब पढ़ाएंगे। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एरिया अंडर द कर्व, ये ना क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को मेजर करने का भी एक तरीका है। इससे मेजर करते हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर हो गया, एक्यूरेसी हो गया, उसी तरीके से आरओसी और यूसी भी एक मेथड है, जिससे मेरा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम इस चेक करते हैं।
पर एक मजेदार चीज बताता हूं, ये स्क्वायर कहां से हुआ पता है? ये जो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये बनाया, ये कैलकुलेशन किया गया था राडार से आने वाली जो सोनार होती है, वेव्स होती हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी सही है कि कोई फ्लाइट हमारे एरिया में आ रही है, उसको चेक करने के लिए आरओसी बनाया गया था, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसी को गिनी कॉफिशिएंट को ही हम लोग यूज करते हैं, पता क्या? एंजल्स कर्व, अमीरी और गरीबी नापने का इकोनॉमिक्स में। अगर एंजल कर्व ठीक बीचों बीच पे ये लाइन जा रही है, यानी गिनी कॉफिशिएंट 0.5 है, तो इसका मतलब है कि अमीर और गरीब बराबर है इस देश में। देखिए सेम इन्फ्रेंस क्या है भाई, 0.5 क्या था? एक कैटेगरी के अंदर तुमने मेल, आधे मेल और फीमेल है, यानी तुम सही नहीं, आधा तुमने गलत कर दिया। लेकिन यहां पे देखिए उसी को कैसे यूज कर रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर 0.5 गिनी कोएफिशिएंट का मतलब है कि आधा अमीर आधा गरीब है। लेकिन अगर 0.5 की जगह अगर जीरो आ गया, यानी पूरा पूरा क्लासिफाई कर रहा है, या तो अमीर है या तो गरीब है। तो जितना एंजल कर्व की वैल्यू 0.5 के से दूर होती चली जाएगी, अमीरी और गरीबी में डिस्पैरिटी आ रही है, यानी देश में बहुत डिस्पैरिटी है। इसी से दोस्तों डिस्पैरिटी इंडेक्स बनाया जाता है कि एक कंट्री की डिस्पैरिटी इंडेक्स क्या है। तो ये होती है मैथमेटिक्स की खूबसूरती कि एक फार्मूला है और हर आदमी अपने अपने ढंग से उसका उपयोग कर रहा है। चलिए, अब आपने देखा कि मैंने एक सिंपल लिया, एक हाइट की बेसिस पे और एक टारगेट कॉलम जेंडर की बेसिस पे मैंने बनाया, और बेस्ट स्प्लिट पॉइंट बताया कैसे चुनना है, और वही हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री। अब आप पूछेंगे कि सर मल्टी क्लास, अगर मेरा इनपुट जो है मान लीजिए ऐसा हो गया कि जेंडर है, हाइट है और वेट है, अब एक से ज्यादा इनपुट, तब कैसे बिल्ड करेंगे आप, है ना? तो उसका कोई तरीका नहीं है। देखिए सिंपल सा तरीका है, हम लोगों ने एक ट्री बनाया, क्या किया, यहां पे एक कॉलम था हाइट और एक कॉलम था वेट। अब क्या बनाएंगे, अब आप ये लिया आपने हाइट, पहला वैल्यू उठाया हाइट का 4.2 4.3 एंड सो ऑन, वेट का 80 किलोग्राम, सॉरी 40 किलोग्राम एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, हाइट ग्रेटर देन 4.3 एंड वेट greater than 80 किलोग्राम इज मेल, अदरवाइज फीमेल। फिर क्या किया, देखा बाटा, इसको यहां से स्प्लिट पॉइंट बना के, जो इन लोग का इससे ज्यादा था तो उसको हम लोगों ने मेल कहा, है ना, और बाकी को फीमेल कहा, और एक्यूरेसी चेक की। अब इसे 4.2 को मैं 80 के साथ कर रहा था, दूसरी बार क्या करूंगा, एक्यूरेसी चेक करूंगा, दूसरे वाले वेट, पहले वाले को सबके कॉम्बिनेशन, पहले वे हाइट उठाया तो उसको वेट के सारे कॉम्बिनेशंस के साथ मैंने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुना, ठीक है, और मैंने मेल फीमेल किया, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में किसको अलग अलग ले लो, कि पहले मैंने किया, दोनों को एक साथ लेने की जगह अलग अलग लो। पहले मैंने किया हाइट 4.3 ग्रेटर देन मेल एंड लेस देन फीमेल, ठीक है। इसके बाद क्या किया, यहां पे आ गया हमारा मेल और फीमेल आ गया कैटेगरी। फिर इसके बाद क्या किया, हम लोगों ने ले लिया इस लेवल पे कि ये हाइट 4.3 तो है ही, वेट ले लिया 80 किलोग्राम ग्रेटर देन, यहां पे कुछ मिसक्लासिफिकेशन हुई होगी,
कुछ मेल्स फीमेल में आए होंगे, कुछ फीमेल में, कुछ मेल्स में आए होंगे, कुछ फीमेल में आए होंगे। तो अब क्या किया, मेल और फीमेल, ठीक है। सिमिलरली ये ट्री का दूसरा साइड है, इधर भी करेंगे, इधर भी कुछ मिसक्लासिफिकेशन हुई होगी। तो ये जो हम लोगों ने देखे, इधर क्या होता है कि जो इधर लिया उसी का रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने वेट 80 ले लिया, तो यहाँ भी आपको वेट ग्रेटर देन 80 मेल अदरवाइज फीमेल, तो एक्यूरेसी कुछ बढ़ी। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर ले लिया कि चलो हाइट ले लेते हैं फिर से, हाइट ग्रेटर देन 4.8 देन मेल, और प्यूरिफाई करें देन फीमेल। तो सेम उल्टा अब यहां भी चलेगा, ठीक है। हाइट ग्रेटर देन 4.8 देन मेल एंड देन फीमेल, देन मेल एंड देन फीमेल। इस तरीके से दोस्तों हम डिवाइड करते जाते हैं, और अंत में हम एक तरफ के ट्री का जो बेस्ट रिजल्ट है, जो सबसे ज्यादा ले वो ले लेते हैं, और ये पूरा हम कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं। तो ये क्या बन गया, देखिए इक्वेशन, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 4.3, ठीक है, एंड weight is greater than 80 kilogram and height is greater than 4.8, the colon print male else print female। ये बन गया दोस्तों हमारा इफ एल्स की तरह पूरे डिसीजन ट्री का खाका। देखिए वास्तव में क्या हो रहा है कि हर लेवल पे इंडिपेंडेंटली, अब यहां वेट से चेक करें तो केवल वेट से एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट लेंगे, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, और हर जगह बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक लेवल पे गिनी कॉफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, हर एक लेयर पे उसी से बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनेगा। ये जो मैं बोल रहा हूं कि 80 ले लिया, मैं 80 नहीं ले रहा हूं, ये गिनी कॉफिशिएंट से सेलेक्ट हो रहा है ना। तो इस तरीके से अब फिर शुरू करेंगे हाइट को क्या, एक दूसरी वैल्यू से 4.8, 4.6, 4.5, और शुरू करेंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब आपका एक सीरियसली एक सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि इस लेयर पे तो आपने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट गिनी कोफिशिएंट चुन लिया, यहां 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 यहां, लेकिन जब पहली बार आपने चुना है, हाइट उठाया और आपने डायरेक्टली 4.2 लिया, यहां पे आपने कैसे ले लिया। तो दो सवाल आते, पहला क्वेश्चन कि आपने हाइट से ही क्यों शुरुआत की, दूसरा क्वेश्चन कि आपने हाइट का पहला वैल्यू लिया और बारी बारी उसी से चेक करते जा रहे हो, है ना। आवाज आ रही मेरी। ये Yes. इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डीप जाएगा डिसीजन ट्री में। तो देखिए उसका रीजन ये है, गिनी कोफिशिएंट का फार्मूला है, रीजन ये है कि हम सबसे पहले कौन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं 2 के लिए बता रहा हूं, ये 2 से कितने भी ज्यादा उसके लिए आप जनरलाइज कर लीजिए, और ये जेंडर, ये मेरा टारगेट कॉलम है। क्या करते हैं, इसको उठाया और इसकी एक एक वैल्यू के लिए चेक किया, एक वैल्यू के लिए चेक किया, मेल मेल फीमेल फीमेल, बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, इसमें से क्या किया, पहला वैल्यू लिया 4.2, इफ हाइट ग्रेटर देन 4.2 देन मेल एल्स फीमेल। फिर दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, सबके लिए एक्यूरेसी चेक की, इसमें जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ली उसको हमने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन लिया, मान लीजिए 4.8 के लिए आ गया, और एक्यूरेसी आ गई कितना, 98%। यही काम इंडिपेंडेंटली, इसको भूल जाओ, वेट के लिए करते हैं, वेट 80 किलोग्राम, सेम, इफ वेट इज ग्रेटर देन 80 किलोग्राम देन मेल एल्स फीमेल। इसकी भी एक्यूरेसी चेक कर गए, पता चला कि हमें आ गया 77 के वेट पे बेस्ट एक्यूरेसी आ गई 97%। तो अब देखिए हमने क्या देखा, वे हाइट की एक्यूरेसी, हाइट सबसे अच्छा डिवाइड कर रहा है, इसको 98% एक्यूरेसी आ रही है, इसकी से 97%। तो सबसे पहले कौन जाएगा ट्री में, हाइट जाएगा, और जो सबसे पहले जा रहा है यहां पे तो कोई क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो हम गिनी कोफिशिएंट तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, हाइट का पहला वैल्यू लीजिए, सिर्फ सॉरी, हाइट के लिए सारी वैल्यू के लिए चेक करेंगे, लेकिन इसके बाद तो क्लासिफिकेशंस आ गई,
गिनी कोफिशिएंट चुना जाएगा कि बेस्ट स्प्लिट पॉइंट निकला। फिर यहां से आया वेट, ठीक है, वेट आ गया और यहां से निकला ये गिनी कोफिशिएंट चुन के वेट हमने डिवाइड कर लिया, गिनी कोफिशिएंट सेलेक्ट करके हमने डिवाइड कर लिया, फिर हमने वेट लिया, ठीक है। तो वेट का हमने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट लिया, सपोज दिस। तो फिर हमने गिनी कोफिशिएंट जो भी लिया अलग अलग वैल्यूज, नहीं सॉरी यहां भी हम सारी वैल्यूज लेंगे और सारी वैल्यूज लेने के बाद यहां पे गिनी कोफिशिएंट नहीं सेलेक्ट हो रहा, ये सिर्फ हाइट पहला वाला चुनने के लिए यहां भी सारी वैल्यूज लेंगे, क्योंकि वैल्यू लेने के बाद ही हम गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सॉरी ये थोड़ा सा कोरिगेंडम है, एरर करेक्शन है। जब हम इसकी भी सारी वैल्यू ले लेंगे तो गिनी कोफिशिएंट से यहां का इस्टेब्लिश करेंगे बेस्ट स्प्लिट पॉइंट, फिर नीचे जाना है इस्टेब्लिश करेंगे, इस दूसरे साइड में उसी का रेप्लिकेट होता है सेम चीज, ठीक है। चलिए फिर से मैं करता हूं एरर करेक्शन के साथ कि पहले आप जो है देखेंगे इंडिपेंडेंटली हर एक इनपुट कॉलम को टारगेट कॉलम के साथ सारी वैल्यूज के लिए कि उसका बेस्ट स्प्लिट पॉइंट आ रहा है क्या है और एक्यूरेसी क्या है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देगा जो कॉलम वो सबसे पहले जाएगा, उसके बाद सेकंड एक्यूरेसी, और इस तरीके से हम अपने हिसाब से रैंडमली अलग अलग कॉलम्स डालते रहेंगे। जब इनपुट डालेंगे तो इस सारी वैल्यूज के लिए चेक करेगा और यहाँ गिनी कोफिशिएंट से बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन लेंगे। बेस्ट स्प्लिट पॉइंट यहाँ का स्टेब्लिश हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं ट्री में, इसको बोलते हैं ट्री का रूट, ये उसकी ब्रांचेस कहलाती है, ये रूट नोड ये इसकी ब्रांचेस कहलाती है। अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ कि ट्री की वेट के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, सारे वेट्स की वैल्यूज लेंगे और हम देखेंगे कि बेस्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट से सबके लिए गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और बेस्ट स्प्लिट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो 2 हो गया, इधर उसका केवल रेप्लिकेशन होता है। इस तरह करते जाएंगे। आप जितना नीचे जाएंगे उसको कहते हैं ब्रांचिंग डाउन, जितनी ज्यादा ब्रांच डाउन करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जितनी ब्रांचेज नीचे आप जाएंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है ये ट्री में, है ना, और वेरिएशंस भी बढ़ते हैं। तो हमें जो है इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन आप जज करते ही नहीं हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब हम यूज करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो खुद करेगा, इसकी कॉम्प्लिकेसी पे मत जाइए। ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्लियर कर सकें। तो ये देखिए इसकी ब्रांचेस चली गई और इस तरीके से इफ एल्स तरीके से करके हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बन जाता है और हम प्रेडिक्शंस करने लगते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। चलिए कुछ टर्म्स जो लोग पूछते हैं, पहला टर्म लोग पूछते हैं प्रूनिंग ऑफ द ट्री, और दूसरा टर्म पूछते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ये 2 टर्म्स हैं दोस्तों। प्रूनिंग ऑफ द ट्री मतलब जब आपने बना लिया तो हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कभी कभी ट्री की प्रूनिंग करते हैं। जैसे टी की पेड़ की पत्तियों की काट छाट करते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो क्या करते हैं इसमें एक एक ब्रांच को हटाते हैं और एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर एक्यूरेसी बढ़ गई या कॉस्ट फंक्शन हमारा 0 की ओर हो गया, जितना बेहतर होता है, एक्यूरेसी में 100% की ओर जाना बेहतर है और कॉस्ट फंक्शन में जितना 0 की ओर है उतना बेहतर है। एक एक ब्रांच को हटाते हैं और हम कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये ट्रू। और जहां पे मेरा कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस होने लग जाता है, 0 की ओर बढ़ने लग जाता है, हम वहीं रुक जाते हैं और बचे हुए ट्री को अपना फाइनलाइज कर लेते हैं। ये क्या रहता है प्रूनिंग ऑफ द ट्री। दूसरा क्या है स्टॉपिंग क्राइटेरिया, यानी ब्रांच बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कहां तक जाना चाहिए, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। यानी ट्री की बढ़ते गए ये कहां तक हमको जाना चाहिए।
तो इसका एक रूल है कि 7 to 8 ब्रांचेस से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हर लेवल पे जो तुम्हारा डेटा है ना, यहाँ पे 1000 था, मान लो 500 500 डिवाइड हो गया, यहाँ पे 250 250 हो गया है। अभी इस ब्रांच पे कितना आया? 250 आया, तो 125 मान लो 100, मैं परफेक्ट बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, 125 125 हो गया, ये 75 और 75 और 50 हो गया। मान लीजिए ये 75 आया, यहाँ पे 30 और 35 हो गया। अब आप करोगे यहाँ पे ब्रांच, तो ये बचा 15 15 हो गया। अब आप कितना करोगे? एक एक वैल्यू, सिंगल सिंगल वैल्यू पे डिसाइडिंग करोगे। सिंगल सिंगल वैल्यू पे डिसाइडिंग करोगे तो उसमें तो पता चला कि कोई भी एक वैल्यू से बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, वेरिएंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप जितना नीचे जाओगे ट्री में, आपका वेरिएशन बढ़ते जाता है। इसलिए हम लोग ट्री के बहुत नीचे तक ब्रांचेस नहीं बनाते हैं, बहुत लंबे फार्मूले नहीं बनाने हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया यानी 10 to 15 एलिमेंट्स एट वन नोड, एक नोड पे 10 से 15 एलिमेंट बचे हों, वहीं रुक जाना चाहिए और नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया इन ए डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण ये डिसीजन ट्री। अब कोई चीज पूछनी हो तो बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं। अब देखिए सिंपल ये कैलकुलेशन दिखाया गया है। और ये डेटा लिया हमने और हम लोगों ने इसको गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है। और गिनी कोफिशिएंट देखिए ये कैलकुलेट किया गया सेम वही हर एक कैटेगरी के लिए, और ये गिनी कोफिशिएंट आ गया 2.7.2 इसके लिए ग्रेटर देन लेस देन, और ये हम लोगों ने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुना जहां पे सबसे मिनिमम गिनी कोफिशिएंट आ रहा था। और बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुन के हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया, तो ये देखिए हमें 100% एक्यूरेसी आ गई। 100% नहीं, एक ये गलत आ गया, 90%। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नैव बेस पे। अब देखिए नैव बेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है कि सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कह रहे हैं कि देखो भाई तुम सैंपल स्पेस में जो कंप्लीट वैल्यूज है उसकी बेसिस पे जजमेंट मत करो, है ना। तुम कुछ और भी वैल्यूज, तो कोई और भी एक सबसेट लो और उसकी बेसिस पे कैलकुलेट करो। सबसेट लो या बेसिस पे कैलकुलेट करो मतलब कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये देखिए नेव बेस जो है बेस थ्योरम पे डिबेट करता है। अब आइए देखते हैं। देखिए नेव बेस का फार्मूला है एक काम करके किसी वेबसाइट से इसका एक्चुअल एल्गोरिदम देख लेते हैं। बेस थियरम, ठीक है, बायजू बेस थियरम स्टेटमेंट। अब चलिए ये हम लोग ये देख लेते हैं, ये ऑनलाइन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इसका थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके सारे स्टेटमेंट्स को समझना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई, जो हैपनिंग ऑफ ए होने की संभावना डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी होती है, सैंपल स्पेस से हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें कंडीशन लगा दी गई। हम ये कह रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस की जगह मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बी नाम की, और ये बी नाम की इंफॉर्मेशन छोटी है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमको प्रेडिक्ट करना हो कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का हिस्सा है, 7 स्टेट्स नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनकी हाइट हमें प्रिडिक्ट करनी हो, तो अगर कोई कहे कि भारत की जो औसत हाइट है उससे प्रिडिक्ट करो, तो ये चलो भारत की औसत हाइट से प्रिडिक्ट करते तो कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मुझे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्य के लोगों की अगर औसत हाइट पता हो तो और बेहतर होगा प्रिडिक्ट करना, है ना। तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का अगर मैं उपयोग करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे तो पूरे पूरे भारत की औसत आबादी का, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है बहुत ज्यादा हाइट होता तो 5 फुट 2 इंच 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द कंडीशन बी, बी यानी उस स्टेट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई 7 राज्यों की, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इसका फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको और साफ लिख लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा ये थियरम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको हम लोग इसको अगर इधर ले जाएं तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी is equal to probability of B multiplied by probability of A given B divided by ये जो probability है, यहां पे probability of B, and this probability of B is summation over all the groups। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, probability of A given B, probability of B given A, probability of A, probability of B, इसके प्रूफ नहीं है क्या, एक सेकंड इसका प्रूफ देख लेते हैं, बेस थ्योरम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसको हम लोग शुरू से करते हैं फन तरीके से। आ गया ये प्रूफ रॉन्ग हो जाएगा, यहां से लेते हैं सारे स्टेटमेंट को समझते हुए बेस थ्योरम। देखिए क्या करें, लेट E1 E2 En बी ए सेट ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S। E1 E2 En एक इवेंट है। अब हमारे कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास हमें भारत का कुछ औसत हाइट कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या थे, उत्तर प्रदेश की हाइट, इवन मतलब समझिए उत्तर प्रदेश के लोगों की हाइट का एवरेज है। E2 उत्तर बिहार के लोगों का डेटा है, मध्य प्रदेश के लोगों का डेटा है, अलग अलग राज्यों के डेटा है, सब लोग हैं, उनकी हम लोगों ने हाइटें लिख रखी है। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक एजम्पशन होता है दोस्तों कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहीं पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, ये बेसिक एजम्पशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग नेव बेस कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पे इवन
दोस्तों E1, E2, E3, ये जो सारे इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन आज इक्वल टू पाई, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों का डेटा है, बिहार के लोगों का डेटा है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य होगा। Where all event even to EN have non-zero probability of occurrence and they form a partition of S. Partition of S इन्होंने वो चीज नहीं लिखी है, पार्टीशन लिखा है, तो उसका मतलब वही समझिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये थोड़ा सा नॉन स्टैटिस्टिकल टर्म्स है। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस। अब ये इन सब का कंबाइंड सैंपल स्पेस बन रहा है हमारे डेटा का, उत्तर प्रदेश बिहार सब का, मतलब E1 E2 EN का। अगर हम इस पे कोई इवेंट हो रहा है जो कि कंबाइंड इवेंट, कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज ऑकर हो रही है जो इस सैंपल स्पेसेस यानी इसकी कंबाइंड सैंपल स्पेस पे फॉल कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट EI, एनी इवेंट EI गिवन कैपिटल ए क्या है, एक इंफॉर्मेशन दी है, लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद दिस, देन अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम कोई एक इवेंट ए है होने की संभावना है, तो जो EI कोई एलिमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, given A is equal to probability of EI multiplied by probability of A given EI divided by sum of all the EIs. ये K है, probability of A given EK, K is equal to 1 to N. ये हमारी कंडीशनल बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उस इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए केवल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। नो मैटर, अगर हमें पता हो कि वो इवेंट, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के डेटा की बेसिस पे ही हम केवल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग आते हैं और इसको थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी, अभी ये मत ध्यान दीजिए कि EI और A क्या है, समझिए दो एलिमेंट्स EI गिवन A, इसको पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हम कैलकुलेट कर रहे हैं गिवन A, मतलब एक ऐसा समस्या या समाधान या प्रॉब्लम जहां में A नाम की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए। एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी कि आप हमें ना वो पार्टी दे दीजिए, और मेरे दोस्तों ने कहा कि अरे भाई ये क्या है कि भाई तुम जाने लगे हो वहां, घूमने फिरने जा रहे हो या कुछ भी, तो कोई ऐसी फला बात थी तो पार्टी दो। तो हम लोगों ने पार्टी का डेट फिक्स किया कि 10 तारीख को जाएंगे पार्टी। 9 तारीख को मैंने देखा कि मैं वेदर रिपोर्ट देखी कि 10 तारीख को भयंकर बारिश होने वाली है। बस मैंने सबको मैसेज कर दिया कि अरे यार पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी कैंसिल, बारिश में तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे कहीं। अब हुआ क्या कि इसी बीच मैंने मैसेज किया तो मेरे ग्रैंडफादर आ गए। ये तो क्या कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर आ गए, तो उन्होंने कहा, कह रहे तुम वेदर रिपोर्ट तुम्हारी सिंपल कैलकुलेशंस की बेसिस पे है, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये जो बारिश होने की है वेदर रिपोर्ट्स क्या ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इनकी बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कल बारिश नहीं होगी। मेरा जो है 50 साल का एक्सपीरियंस है, 60 साल का एक्सपीरियंस है, इन महीनों में बारिश नहीं होती है, बस ये बहुत ही डिसेप्टिव है, इस तरह के बादल आते हैं, सब कुछ होता है वो धोखेबाज है, वो बारिश नहीं होगी। मैंने कहा कैसी बात करें, कि ये सदियों से हो रहा है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, है और मैं उस पर कह रहा हूं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगले दिन क्या हुआ, बारिश नहीं हुई। मैं बहुत बेवकूफ बना, दोस्तों ने बहुत खरी खोटी सुनाई। तो क्या थी दोस्तों, कि मैंने जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया गया था, उसके अलावा मेरे दादाजी ने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की होगी अपनी, जो भी उसके बेसिस पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। अब हम बेस थ्योरम में क्या कर रहे हैं कि उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम जो ले रहे हैं कंडीशंस,
यानी टोटल सैंपल स्पेस तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी राज्यों का कंबाइंड टोटल सैंपल स्पेस बन रहा है। लेकिन हम कैलकुलेट करते वक्त एक पर्टिकुलर स्पेस यानी पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का अगर हमें पता चल रहा है कि ये डेटा उत्तर प्रदेश का है, तो हम पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के डेटा का यूज कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को करने के लिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा और उसकी एवरेज हाइट क्या होगी, तो मैं अगर भारत की एवरेज हाइट से उसको प्रेडिक्ट करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट की जो हाइट है, एवरेज है, उससे प्रेडिक्ट करूं तो मैं ज्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। दोस्तों जरा 1 सेकंड में आ रहा हूं मैं, 1 सेकंड। ठीक है, तो एक चीज इसमें बेसिक अजम्पशन ये है दोस्तों कि सारे ग्रुप्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होंगे ना, तो मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की हाइट का जो डेटा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो कि मेरे पास जो डेटा गलती से मिक्स हो गया है, तो क्या होगा, वो जो एवरेज हाइट है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मिक्स हो गया, तो जब एवरेज हाइट गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, तो प्रिडिक्शन भी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इनपुट का डेटा जितने भी हैं E1 E2 EN ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखे गए हैं। अब चलिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस गिवन दिस, कैसे पढ़ते हैं इसको। इक्वल टू फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए, यानी दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम PA को इधर ले जाते हैं, तो देखो क्या हुआ, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये कोर स्टैट्स की कोई भी बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, ठीक है, इज इक्वल टू EI इंटरसेक्शन A। EI इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ये जो हाइट है किसके साथ कॉमन होगी, उत्तर प्रदेश का आदमी होगा तो उत्तर प्रदेश के साथ कॉमन होगी, मध्य प्रदेश का होगा तो मध्य प्रदेश के कॉमन, वो बात की जा रही है। तो हम पर्टिकुलर उस ग्रुप का वैल्यू लेकर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं यूजिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यानी उस इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ ek, यानी हर एक आदमी की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन ek। ये वाले थ्योरम के हिसाब से ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इन वैल्यूज को हम फार्मूले में EI गिवन A में यहां रख रहे हो, EI इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी हर एक एलिमेंट के लिए समेशन। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 टू n। अब देखिए
The following terminology are used when the Bayes theorem is applied. The event E1, E2, En is called the hypothesis. The probability of EI is considered as a priori probability. ठीक है, ये जो probability of EI है ये पहले से जो आपको पता है priori probability, और इसके बेसिस पे आप probability of EI given A कैलकुलेट करते हो, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो दो टर्म हमेशा बेस थ्योरम में याद रखना है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। प्रायरी प्रोबेबिलिटी वो है जो मेरे दादाजी ने मुझे बता दी थी, है ना, और इसके लिए क्या चीजें कहां से आती है, नो मैटर किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, ये कैसे भी आ सकती है ना, ठीक है। उसको प्रायरी प्रोबेबिलिटी के जो मेरे दादाजी ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, और इन सब की बेसिस पे मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो कहलाएगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन E is considered as the posterior probability of hypothesis EI. Bayes theorem is also called the formula for the probability of causes, since the EIs are a partition of the sample spaces, one and only one of the event EI occurs. तो ये है दोस्तों हमारी बेस थ्योरम का सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब सिंपल अगर डेरिवेशन देखना है तो ये भी दिया हुआ है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू, बताए थे फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। उसी को हम लोगों ने एज इट इज रख दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वहीं दूसरा बैग है जिसमें 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक बॉल हमें ड्रॉ करना है रैंडम फ्रॉम द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक। तो पहले बैग में 4 व्हाइट 6 ब्लैक, और दूसरे बैग में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स, और 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। तो दो चीजें, पहले तो किस बैग से आप ड्रॉ कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, दूसरी बात ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है, बैग पहले चुनना है और बॉल चुनना है। तो देखिए सॉल्यूशन का है, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1। इवन को हमने एक इवेंट बनाया कि वो बैग 1 चुनता है, और E2 जो इवेंट है दैट इज कंसिडरिंग द बैग 2, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों बैग अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है। एंड ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, ए जो हमारा इवेंट है ब्लैक बॉल खींचने का। सबसे पहले बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 दैट इज इवन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 2 दैट इज E2। 2 बैग्स हैं, सिलेक्शन ऑफ 1 बैग इज 1/2 इज इक्वल टू बोथ फॉर्म। दोनों के बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 कैलकुलेट हो गई। अब आइए, आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, यानी कि ब्लैक बॉल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जब E1 वाले बैग से उठा रहे हो दोस्तों, गिवन कंडीशन क्या E1 वाले बैग से ले रहे हो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 इज इक्वल टू 6/10। तो इसमें क्या है, बैग 2 में क्या है, 4 व्हाइट एंड 3, 4 व्हाइट एंड 3 ब्लॉक है, बॉल है। ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1, अच्छा बैग 1 है, 4 व्हाइट एंड 6 बॉल, तो टोटल 6 बॉल है, तो 6 ब्लैक है और टोटल 10 बॉल्स हैं, तो 6/10 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/5। ठीक है। Similarly, probability of an event of drawing a black ball when it is drawn from second ball. On the same condition, 4 + 3 7 balls, 3 blacks ball है तो 3/7 हो गई। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिया, A गिवन E1, A गिवन E2, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब इसको हम लोग फार्मूले पे रखते हैं। बाय यूजिंग द बेस थ्योरम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 आउट ऑफ 2 बैग्स, तो E1 से कनेक्ट। अब हम देखिए क्या करते हैं, समस्या को समझिए। हम लोग प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट करेंगे इसकी दोनों के लिए,
पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बैग 1 और बैग 2 दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। और जिसके लिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी, हम कहेंगे कि उस वाले बैग से चुनना बेहतर है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। मशीन लर्निंग के केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन प्रायर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैंसर और नॉट कैंसर दोनों ग्रुप के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे गिवन डेटा के बेसिस पे। और मेरा मॉडल जिसके लिए, जिस ग्रुप के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगा, हम क्या करेंगे, हम उस रो के डेटा को उस कैटेगरी का बता देंगे कि कैंसर है कि नॉट कैंसर। ये हमारा प्रिडिक्शन का तरीका है। जिस ग्रुप की हायर प्रोबेबिलिटी वो मेरा प्रिडिक्शन। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए, जिस ग्रुप के लिए हायर प्रोबेबिलिटी हमें उस बैग से लेना होगा ब्लैक बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड पर प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन। तो इवन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन 3/5, तो 1/2 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय सम दोनों ग्रुप दोनों बैग्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन यानी 1/2 इंटू 3/5 एंड ये 1/2 इंटू 6/10, 7/12 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होगा, देखिए ये इन्होंने सिंपल कैलकुलेट कर दिया, शायद इनका प्रॉब्लम ही रहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ये इनकी प्रॉब्लम ही इतनी थी कि चलो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो जब वो बैग 1 से लिया जा रहा है। अब इसको हम लोग कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए कि हमें नहीं पता किस बैग से है, बताओ मुझे कि कौन से बैग से उसे चुनना ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग अपना ये तो कर ही लिए, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे का तो यही रहेगा, ऊपर का हम लोग ये कर लेते हैं 3 1 जा 3 5 जा 10 3/10 जो भी है। हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए 7/12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों में ज्यादा जो होगा हम वो कहेंगे कैंसर या नॉट कैंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A given E2 divided by probability of even into probability of A given even, सॉरी सर ये ए क्या है, ए जो है हमारा इवेंट है कि हमें क्या काम बताया गया है अच्छा कि इवेंट हमें है। सिलेक्शन ऑफ बॉल, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, और सम कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो ये हमारा ऊपर का है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/10, ये 1/2 इंटू 3/5 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 6/10। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3 यानी ये हो गया 3/10, 2 3 6, 3 1 3, 3/10, ये हो गया 3/10 प्लस 3 3, 3/10। तो हो गया 3/10 और 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया ऐसे 10/3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ये हो गया 1/2। तो इस बैग से कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इससे कैलकुलेट करने की 7/12 है। ठीक है, 1/2 आ गई, 50% प्रोबेबिलिटी, और ये इवन की जो है 7/12 है। तो 12 7 1 जा 7, ये 7/14 होता है दोस्तों, तब जाके 1/2 होता है, यानी कि ये कम है। तो 12 पॉइंट आ गया 0।
12 5 just 60, 12 25 60, 0 12 8 816 के 6 21 896, तो 96। तो ये देखिए ये 0.5 है सेकंड बैग से और फर्स्ट बैग का 0.58 है। तो हायर प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग की इस बैग की है, इवन की है, इवन के लिए है ना। तो हम लोग कहेंगे कि उसको हमेशा, उस आदमी को हमेशा इवन बैग से ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेगा तो उसके हाथ में ब्लैक बॉल आने की संभावना बढ़ जाती है, बशर्ते कि E2 बैग से। और मशीन लर्निंग में हम इसे क्या कर देते हैं कि ये कैंसर और ये नॉट कैंसर, तो जिसके लिए हायर प्रोबेबिलिटी है वो उस ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो अब चलिए हम लोग मैनुअली ऐसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए नेव बेस, तो नेव बेस इज a classification algorithm for binary, two class and multi-class classification problem. The technique is easiest to understand when described using binary or categorical input value. अब चलिए हम लोग सिंपल कर देखते हैं। Learning a naive Bayes model from your training data set is training the fast because only the probability of each class and probability of each class given different input value need to be calculated. अब देखिए, चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। हमारे पास, मैं सीधे डेटा पे चलता हूं। चलिए दोस्तों ये देखिए, मेरा देखिए डेटा, ये कुछ डेटा है। चलिए, आई थिंक गौरव आप सही कह रहे हैं, एनफ ऑफ द डे, क्योंकि मैं भी थक गया हूं तो मुझे भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। उससे क्या होगा कि टीचिंग की क्वालिटी खराब होगी। तो चलिए इसको नेक्स्ट वीक करते हैं, एनर्जी के साथ फ्रेश शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड के दोनों क्लास मिला ले तो मैक्सिमम सारे हमारे एल्गोरिथम खत्म हो जाते हैं। ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएंगे ना, तो आप ये समझिए कि सारी डीप लर्निंग तक की सारी थ्योरी खत्म हो गई आपकी, है ना। अब फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीकेंड की जो 2 क्लासेस हैं, ये एल्गोरिथम्स खत्म हो गए तो डीप लर्निंग तक की सारी थ्योरी खत्म हो गई। आप समझिए कि आप लोग को फिर अब इंटरव्यू देने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा पीपीटी में जो है ना, यही इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना। और आप लोग फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक के बाद आई थिंक आप लोग अप्लाई शुरू कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर प्रोजेक्ट्स करेंगे और जो कुछ पढ़ना और समझना भी होगा ना, वो प्रोजेक्ट्स के दौरान ही सीखेंगे, पढ़ेंगे नई चीज। ठीक है, चल, ओके, थैंक यू एवरीवन। ब्रेक करते हैं आज का क्लास यहीं पे। थैंक यू। ओके। Okay. ओके।